क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। नागरिक शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे प्रश्नों का आंसर मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं निर्देश। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक क्या होते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक नंबर के। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 10 शब्दों में देना होता है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट होते हैं जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना होता है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड होते हैं जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना होता है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना होता है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ? ब्रिटेन जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी, सोवियत संघ संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ फ्रांस। तो मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 25 फरवरी 1945, 23 दिसंबर 1945, 24 अक्टूबर 1945, 1 मार्च 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 2002 में। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान, चीन, भारत या नेपाल? तो यहाँ पर पाकिस्तान सही हो जाएगा। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ये जो खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की है। क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ठीक है, 100 ने, 110, 125 या 150? 150, यानी क्योटो प्रोटोकॉल में 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके बाद 6 नंबर है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ था? 2015, 2012, 2016 या 2020? 2015। जलवायु परिवर्तन और पेरिस सम्मेलन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 2015 में। WSF यानी इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या होता है अभी पूछ सकता है आपको? WSF का फुल फॉर्म वर्ल्ड सोशल फोरम, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व सामाजिक फोरम। की पहली बैठक कहाँ हुई थी? यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुई थी ब्राज़ील में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फॉरवर्ड ब्लॉक होता है इसका गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1956? तो 1952 से हो जाएगा। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 10 नंबर है, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला था? गोवा, बिहार, गुजरात या कर्नाटक? तो गुजरात। ठीक है, नवनिर्माण आंदोलन चला था गुजरात राज्य में। इसके बाद हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है अति लघु उत्तरीय में, और उत्तर आपको एक सेंटेंस में यानी 10 शब्दों में देना रहता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सकें। फुल तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम की कराई जाएगी। शीत युद्ध का कोई एक कारण लिखिए। तो शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण क्या है? साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष। यानी शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष। इसके बाद 12 नंबर है, दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम। तो दक्षिण एशिया के 2 देश आप लिख सकते हैं, कोई भी 2 देश लिख दें। ठीक है, हमने लिखा है भारत और पाकिस्तान।
नेपाल गणतंत्रात्मक देश कब घोषित किया गया, यानी नेपाल गणतंत्र कब हुआ? तो नेपाल जो है 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ था। ठीक है, 28 मई 2008 को गणतंत्र हुआ था। इसके बाद है 14 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देशों के नाम बताइए। तो जापान और स्विट्जरलैंड। 2 पूछा है तो 2 हमने लिख दिया है, जापान और स्विट्जरलैंड। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 2 अस्थायी सदस्य देश, जापान, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर एक बार बता देते हैं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद है 15 नंबर, 1945 के बाद विश्व व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो 1945 के बाद की विश्व व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है शीत युद्ध की शुरुआत। पहला है क्या है? शीत युद्ध की शुरुआत। और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। शीत युद्ध की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पे? 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में। कहाँ पे? बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया में। कब? 1961 में। इसके बाद में 17 नंबर प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री का नाम। तो वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाली प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वनों की आधाधुंध कटाई को रोकना, ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षा करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, आधाधुंध कटाई को रोकना और पर्यावरण सुरक्षा करना। गोवा को संघीय राज्य का दर्जा कब दिया गया? 30 मई 1987 को संघीय राज्य यानी पूरा राज्य का दर्जा दिया गया। 30 मई 1987 को संघीय राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद है 20 नंबर, 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन क्यों हुआ? 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन राष्ट्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति के कारण हुआ। ठीक है, 1989 से भारत में गठबंधन राजनीति का चलन राष्ट्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती शक्ति के कारण हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। तो उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला कारण है मेरे प्यारे बच्चों आर्थिक संकट और दूसरा है राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार। तो आर्थिक संकट में लिखेंगे सोवियत संघ में केंद्रीय नियोजन प्रणाली के कारण आर्थिक विकास में रुकावटें आईं और नतीजन आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। राजनीतिक असंतोष और राष्ट्रीयता का उभार, विभिन्न जातियां, समूहों और राष्ट्रों में स्वतंत्रता की प्रवृत्तियां और उनके अधिकारों की मांग ने संघ को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद है 22 नंबर, भारत की विदेशी नीति के 2 उद्देश्य। तो भारत की विदेशी नीति के 2 प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। पहला है वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसमें लिखेंगे भारत ने हमेशा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संघर्षों का समाधान बातचीत के माध्यम से करने पर जोर दिया है। दूसरा है आत्मनिर्भरता और विकास। भारत की नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय विकास के लिए सहयोग और आर्थिक सहायता प्राप्त करना है, साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या कह रहा है? वैश्विक पर्यावरण के सुधार के 2 उपाय का उल्लेख कीजिए। तो जो वैश्विक पर्यावरण के सुधार के उपाय हैं निम्नलिखित हैं। 2 उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग और दूसरा है वनों की रक्षा और वृक्षारोपण। तो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग में जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का बढ़ावा देना, जिसमें फॉसिल फ्यूल्स की निर्भरता कम हो सके और प्रदूषण घटे। वनों की रक्षा और वृक्षारोपण, वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ताकि कार्बन उत्सर्जन में कमी आए और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। इसके बाद में है 24 नंबर, आसियान क्या है, यह क्यों गठित किया गया? तो आसियान का पूरा नाम आधिकारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो 1967 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्या है? तो जम्मू और कश्मीर की समस्या का मूल कारण क्षेत्रीय विवाद है।
जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। यह विवाद धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुआ। 1943 के विभाजन के समय कश्मीर का विशेष दर्जा, पाकिस्तान का हस्तक्षेप और स्थानीय असंतोष ने इसे जटिल बना दिया। 26 नंबर, मिखाइल गोर्बाचेव ने के किन्हीं दो राजनीतिक सुधारों को लिखिए। मिखाइल गोर्बाचेव के दो प्रमुख राजनीतिक सुधार निम्न हैं। पहला है पेरोस्ट्रोइका। यह सुधार सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था और सरकार के ढांचों को पुनर्निर्मित करने के लिए था, जिससे अधिक पारदर्शिता और सुधार की दिशा में काम किया गया। ग्लासनोस्ट। यह सुधार सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए था, जिसमें मीडिया की स्वतंत्रता और आलोचना की अनुमति दी गई। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 27 नंबर मिलेगा। 27 नहीं, प्रश्न नंबर 27 है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन क्यों किया गया था? इसके प्रमुख सिफारिशें क्या थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में भारतीय संघ के राज्यों की सटीक सीमाओं और प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए किया गया। इसका गठन भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के तहत किया गया था, ताकि राज्य संरचना को अधिक व्यवस्थित और समान बनाए रखा जा सके। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी। पहला था भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन। आयोग ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने की सिफारिश की। इसके आधार पर कई राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। दूसरा है संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार। आयोग ने प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की, जिससे छोटे और सुविधाजनक प्रशासनिक इकाइयों की आवश्यकता थी। मूल अधिकारों और शक्तियों का वितरण। राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया गया। इन सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ और भारतीय संघ की राज्य संरचना को नया रूप मिला। इसके बाद है 28 नंबर। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ थीं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष कई गंभीर चुनौतियाँ थीं। पहली समस्या थी विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा। 1947 में पाकिस्तान से विभाजन के बाद भारी सांप्रदायिक हिंसा और लाखों लोगों का पलायन हुआ, जिससे सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई। दूसरा, राज्य पुनर्गठन। विभाजन के कारण कई रियासतें स्वतंत्र थी, जिनका भारत या पाकिस्तान से विलय करना आवश्यक था। इसमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे विवादित मुद्दे थे। आर्थिक संकट। देश को युद्ध के बाद के आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास की कमी का सामना करना पड़ा। संविधान निर्माण। एक समावेशी और लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके। शिक्षा और स्वास्थ्य। गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी, जिन्हें सुधारने के लिए सरकार को योजनाएं बनानी पड़ी। छठा, विदेशी संबंध। नए राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी स्थिति स्थापित करने की चुनौती थी, खासकर पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में। इसके बाद है 29 नंबर। देशी रियासतों के विलय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का है भारत की स्वतंत्रता के बाद 562 देशी रियासतें स्वतंत्र थी और उनका विलय भारतीय संघ में करना एक बड़ी चुनौती थी। इन रियासतों में कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य कई रियासतें विभाजित थीं। भारतीय सरकार ने पहले प्रिंसली रियासतों के शासकों को समझाया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व क्षमता और विभाजन के बाद की सांप्रदायिक स्थिति के बावजूद अधिकांश रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय लिया। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे विवादों को भारतीय सेना की मदद से सुलझाया गया। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने रियासतों के विलय के लिए विलय प्रस्ताव पत्र का इस्तेमाल किया, जो रियासतों के शासकों को भारतीय संविधान के तहत अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता था। इस प्रक्रिया ने भारतीय संघ की एकता और अखंडता सुनिश्चित की। इसके बाद है 30 नंबर। पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पंचवर्षीय योजनाएं भारत की विकास नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं, जिनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लक्षित विकास। प्रत्येक योजना का उद्देश्य एक निर्धारित क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को पूरा करना होता है, जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य। समाजवादी दृष्टिकोण। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का समान रूप से विकास करना, गरीबी उन्मूलन करना। नियंत्रित और नियोजित अर्थव्यवस्था। इसमें लिखेंगे योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आर्थिक गतिविधियों का मार्गदर्शन किया
और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा दिया। संसाधनों का कुशल उपयोग, सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की कोशिश की गई ताकि आर्थिक विकास में गति लाई जा सके। विकास के विभिन्न क्षेत्र, योजनाओं में कृषि, औद्योगिकरण, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 8 अंक मिलेंगे। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में गठबंधन सरकारों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है, भारतीय दल प्रणाली पर आपातकाल के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है 32 नंबर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका आपको PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ से ज्वाइन करेंगे। और सभी विषय की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, सामान्य हिंदी। ठीक है, तो सभी लोग, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।